हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे चैप्टर मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें अपने आज जो टॉपिक करेंगे वो है मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, यानी कि यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर वो कैसे होती है। मैंने आपको बताया था कि मानव वृक्क की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन्स की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो अपने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, वो अच्छे से जब तक समझ आएगा आपके तभी ये वाला टॉपिक आपके जो समझ आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। देखो बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन जो है ये 3 स्टेप्स में पूरा होता है। नंबर 1 परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, या इसका एक और भी नाम है, इसको गुच्छीय निस्यंदन भी कहते हैं। नंबर 2 चयनात्मक पुनरावशोषण, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, या वर्णात्मक पुनरावशोषण भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। 3rd नंबर पर स्त्रावन, या इसको सिक्रीशन बोलते हैं। ये 3 स्टेप जो हैं इसमें कंप्लीट होता है यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण जो है उसकी क्रियाविधि। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की थी कि रक्त को नेफ्रॉन के अंदर लाने वाली जो वाहिका होती है उसको अपने नाम दिया था, क्या बोला था उसको, अभिवाही धमनिका कहते हैं। ठीक है, और जो लेके जाती है यहाँ से उसको अपवाही धमनिका कहा था। और मैंने वहाँ आपको बताया था कि अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका के व्यास से ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ प्रेशर क्रिएट होता है रक्त का, और जो जितने भी पदार्थ हैं वो छनकर किस में आ जाते हैं, इस बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को, यानी कि ये ग्लोमेरुलस की जो रक्त केशिकाएं हैं, यानी ये रक्त केशिकाओं का जो जाल है, यहाँ से उत्सर्जी पदार्थों का छनकर बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट की गुहा में आना ही क्या कहलाता है, परानिस्यंदन या गुच्छीय निस्यंदन कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर अपने बात करें कि परानिस्यंदन या गुच्छीय निस्यंदन क्या है, तो ये क्या है, रक्त केशिकाओं के जाल से या ग्लोमेरुलर्स की केशिकाओं से, रक्त केशिकाओं के, या सीधा लिख सकते हो रक्त केशिकाओं के गुच्छे से उत्सर्जी पदार्थों का छनकर, इसमें सिर्फ उत्सर्जी पदार्थ ही नहीं होते, कुछ और भी जरूरी आवश्यक पदार्थ भी होते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर सीधा लिख सकते हो कि उत्सर्जी पदार्थों का छनकर बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल की गुहा में आना क्या कहलाता है, परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। सेकंड प्रक्रिया जो इसको डिटेल में भी देखते हैं अपने, सेकंड जो है चयनात्मक पुनरावशोषण। तो मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ उत्सर्जी पदार्थ ही नहीं होते, इन उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी आते हैं, और ये आवश्यक पदार्थ, काफ़ी सारे आवश्यक पदार्थ आते हैं एक्चुअल में। तो ये आवश्यक पदार्थ जो हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, इनको वापस से बॉडी के अंदर पुनरावशोषण करने की आवश्यकता होती है, रीएब्जॉर्प्शन की आवश्यकता होती है। वो जो काम है, यानी कि जो छनकर आया यहाँ गया, वो यहाँ से यहाँ होता हुआ आगे जाएगा। जब वो यहाँ घूम रहा होगा तब उसमें से, उस निस्यंद में से, उत्सर्जी पदार्थों में से जरूरी पदार्थों को बाहर निकालना, वापस रक्त के अंदर निकालना, वो पड़ेंगे अपने किसके अंदर, चयनात्मक पुनरावशोषण के अंदर। ठीक है बच्चों। और 3rd जो है स्त्रावन क्या है, जब यहाँ रक्त आया, अभिवाही धमनिका यहाँ लेके आई, यहाँ से पदार्थ यहाँ छन गए, लेकिन जब ये पदार्थ छन रहे थे तो कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जो शरीर के लिए तो अनावश्यक थे, लेकिन यहाँ से छने नहीं वो, और यहाँ आगे चले गए। तो उन पदार्थों को तो वापस क्या करना है, अपने को इसके अंदर डालना है। तो मैंने आपने जब नेफ्रॉन का डायग्राम देखा था तो देखा था कि ये अपवाही धमनिका जो है वो यहाँ पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी के चारों ओर फैलकर एक वासा रेक्टा नामक संरचना बताई थी आपको कि वासा रेक्टा, या जिसको रेटे मिरेबल कहते हैं, वो एक यहाँ इनके चारों ओर फैलकर ये जाल बनाती है। तो उस समय
ये वाली संरचना जो वासा रेक्टा या रेक्टेमिरेबल बनाएगी, वहां से उन पदार्थों को इस नलिका के अंदर छोड़ना, चाहे तो पीसीटी के अंदर या लूप ऑफ हेनले के अंदर या डीसीटी के अंदर छोड़ना सीधा डायरेक्ट बाहर से, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्त्रवण। यानी सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, परानिस्यंदन का मतलब है रक्त में से छानना, चयनात्मक पुनरावशोषण का मतलब है जो जरूरी छन गया उसको वापस बॉडी में यानी कि रक्त में निकालना, और स्त्रवण का मतलब है जो रह गया था निस्यंद में छनने वाला उसको इस नलिकाओं में वापस डालना ताकि वो बॉडी से क्या जा सके, बाहर जा सके। ये है इन तीनों का बेसिक। अब इसको अपनी डिटेल में एक एक को इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि परानिस्यंदन या गुच्छीय निस्यंदन का मैंने आपको बता दिया कि रक्त केशिकाओं का जो गुच्छा है, ग्लोमेरुलस की रक्त केशिकाएं जो हैं ये वाली, यहां से उत्सर्जी आवश्यक पदार्थों का छनकर किसमें, बोमेन संपुट की गुहा में जाना, ये क्या कहलाता है, परानिस्यंदन या गुच्छीय निस्यंदन कहलाता है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अभिवाही धमनिका का व्यास ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, अपवाही धमनिका के, जिसके कारण रक्त केशिकाओं का जो गुच्छा है यहाँ एक दाब क्रिएट होता है। उस प्रेशर को कहा जाता है, सबसे पहला जो प्रेशर अपने बात कर रहे हैं उस प्रेशर को कहा जाता है GHP। पूरा नाम इसका है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या हिंदी में लिखे तो द्रव स्थैतिक दाब। ये कौन सा दाब है, कब क्रिएट हुआ, अभिवाही धमनिका के द्वारा ज्यादा मात्रा में रक्त लाया गया, अपवाही धमनिका के द्वारा कम मात्रा में लेके जाया गया, जिसके कारण यहाँ रक्त का जो प्रेशर बना उस दाब को कहा जाता है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ग्लोमेरुलर द्रवस्थैतिक दाब। और इसकी वैल्यू जो बच्चों होती है वो होती है 70 mmHg। ठीक है, एक तो ये यहां पर प्रेशर काम करता है, बल काम करता है। अब दो प्रेशर जो है वो इसके विपरीत काम करेंगे, वो कौन कौन से, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये एक साथ लिखता हूं मैं। सेकंड नंबर जो इसके विपरीत काम करेगा वो होता है BCOP। पहले इसका पूरा नाम ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में लिखूं तो रक्त कोलाइडी प्रासरण दाब। अब देखो ये दाब कौन सा है, सबसे पहले इसको यहां से समझिए बच्चों। जब यहां से रक्त में से छनेगा पदार्थ, यहां से फिल्ट्रेट जो छनेगा इसके अंदर जाएगा, तो उसमें से क्या क्या छन कर जाएगा, रक्त में से छनेगा प्लाज्मा, लेकिन वो प्लाज्मा कैसा होगा, प्रोटीन रहित होगा, यानी इसमें प्रोटीन नहीं होंगे, पहली बात। और क्या छनेगा, प्लस कुछ आवश्यक पदार्थ यानी आवश्यक पोषक पदार्थ लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन आदि छनेंगे। प्लस में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जो बाहर निकालने हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड, क्रेटीन आदि, ये छनकर जाएंगे। तो ये पदार्थ तो छनकर इधर चले गए यहाँ से, क्योंकि यहाँ बताया था कि फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं और ये पोडोसाइट सेल्स जो हैं ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में बताया था, ये भी इसमें हेल्प करती हैं। तो ये जो पदार्थ बताए मैंने, प्लाज्मा जिसमें प्रोटीन नहीं है, वो आवश्यक पदार्थ लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और उत्सर्जी पदार्थ छनकर किस में चले गए, बोमेन कैप्सूल की गुहा में जाएंगे। अब जो पदार्थ नहीं छन रहे, क्या नहीं छन रहा, रक्त कणिकाएं नहीं छन रही, प्लस प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स जो हैं कोलाइडल फॉर्म के अंदर वो नहीं छन रहे, तो वो यहां पर एक विपरीत बल लगाएंगे, क्योंकि वो छनने खुद नहीं छन रहे, तो एक तरह से वो छनने का क्या है, विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोध कर रहे हैं तो ये जो प्रेशर क्रिएट करेंगे यहाँ पर रक्त कणिकाएं और रक्त के क्लोराइडी पदार्थ लाइक प्रोटीन, तो इस प्रेशर को जो वो क्रिएट करेंगे उसको कहा जाता है BCOP, रक्त क्लोराइडी प्रासरणी दाब। और याद होगा आपको, जब रक्त परिसंचन तंत्र का पहला वीडियो करवाया था मैंने आपको, तो मैंने वहां बताया था एक प्रोटीन का नाम जो इस BCOP को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा प्रोटीन था जो BCOP को बनाए रखने का काम करता है। ओके, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है, वैसे तो 28 से 32 mmHg होती है, तो अपने उसकी बीच की वैल्यू लेते हैं 30 mmHg, यानी BCOP का मान कितना हुआ, 30 mmHg, जो इसके अपोजिट लग रहा है। अगला जो दाब है जो इसके अपोजिट लगेगा वो है CHP, पूरा नाम कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हिंदी में लिखूं तो संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब।
अब ये संपुटीय द्रवस्थैतिक दाब क्या है? जो पदार्थ इधर छन गए, क्योंकि छनने की प्रक्रिया तो लगातार हो रही है, इन पदार्थों में से जो पदार्थ छनकर कहाँ आ गए? इस बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ गए। अब ये इधर से और पदार्थों के छनने का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्योंकि एक बात है, पहले यहाँ कुछ नहीं था मान लो, अब यहाँ पर कोई 5-4 चीजें आ गई, तो ये 5-4 चीजें वापस से इधर की ओर क्या लगाएंगी? बल लगाएंगी। उस प्रेशर को जो बोमेन कैप्सूल की गुहा में उपस्थित पदार्थ लगाएंगे प्रेशर, उस प्रेशर को कहा जाता है संपुटीय द्रवस्थैतिक दाब। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 20 mmHg। यानी ये दो दाब तो विरोध करते हैं छनने का, और ये दाब जो है जिसके कारण फिल्ट्रेट छनकर उधर जाता है। तो अगर नेट वैल्यू देखें अपने प्रेशर की जिस पर ये फिल्ट्रेट छनता है, तो वो क्या होगी? उसको कहा जाता है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, NEFP। इसकी वैल्यू होगी 70, और इसमें से माइनस कर देना है आपको 30 + 20 को, तो ये वैल्यू आएगी 20 mmHg। यानी इस प्रेशर पर 20 mmHg प्रेशर पर रक्त में से फिल्ट्रेट जो है, निस्यंद जो है, वो छनकर किस में जा रहा है? बोमेन कैप्सूल की गुहा में जाता है। तो ये तीनों प्रेशर आपको पता होने चाहिए कि GHP क्या होता है, BCOP क्या होता है, और थर्ड नंबर पर CHP क्या होता है। ठीक है, इस 20 mmHg प्रेशर के कारण जो फिल्ट्रेट छन के जाएंगे इसके अंदर, अगर बात करें दोनों किडनी की हमारे, और दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जितने नेफ्रॉन्स हैं, उनके अंदर जो फिल्ट्रेट क्षमता है प्रति मिनट वो होता है 125 ml। यानी मान लो हमारी दो किडनी के अंदर 1 लाख नेफ्रॉन्स हैं, और 1 लाख नेफ्रॉन्स में जो फिल्ट्रेट छनेगा उसका टोटल अमाउंट जो फिल्ट्रेट का है, निस्यंद का है, वो कितना होता है? लगभग 125 ml होता है। और इस मान को कहा जाता है, प्रति मिनट की बात कर रहा हूं, इस मान को कहा जाता है GFR, ग्लोमेरुलर निस्यंद दर, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। यानी हमारी दोनों किडनी के द्वारा प्रति मिनट छाने गए फिल्ट्रेट की जो दर है वो क्या कहलाती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहलाती है, जिसका वैल्यू होती है 125 ml। और हमारी किडनी 1 मिनट में दोनों किडनी इतना छानती है, तो 125 ये 1 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट से, और टोटल होते हैं 24 आवर्स। तो टोटल अमाउंट इनकी हो जाएगी कितनी? अगर लीटर में निकाल लें तो 180 लीटर छाना जाता है दोनों किडनी के द्वारा 1 दिन में फिल्ट्रेट। जबकि मनुष्य 1 दिन के अंदर जो यूरिन एक्सीड करता है, बाहर मूत्र का विसर्जन करता है, उसकी मात्रा जो होती है वो होती है 1.5 लीटर से लेकर 1.8 लीटर। तो देखो बच्चों, टोटल जो फिल्ट्रेट हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलर निस्यंद जिसको बोलते हैं, दोनों किडनी के जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर, तो उसकी मात्रा तो है 180 लीटर, लेकिन शरीर से बाहर कितना विसर्जन किया गया? 1.8 लीटर का। तो सिर्फ कितना % है ये? 1% है। इसका मतलब ये हुआ 99% भाग जो फिल्ट्रेट का है, निस्यंद का है, ग्लोमेरुलर निस्यंद का, तो उसका क्या किया जाएगा? वापिस से रक्त के अंदर पुनरावशोषण किया जाएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं चयनात्मक पुनरावशोषण या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और ये चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण जो है वो कौन से भागों में किया जाएगा? ये PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT और कुछ मात्रा में संग्रह नलिका के अंदर इन पदार्थों का पुनरावशोषण किया जाएगा। ठीक है, इसको अपने डिस्कस करते हैं अपने अगले पॉइंट के अंदर, चयनात्मक पुनरावशोषण के अंदर। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये जितने भी पदार्थ पुनरावशोषित होंगे, जो आवश्यक पदार्थ हैं, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ तो बॉडी से बाहर ही निकालने हैं, तो ये पदार्थ जो आवश्यक पदार्थ पुनरावशोषित होंगे, ये इनका जो पुनरावशोषण होता है वो होता है वृक्कीय देहली मान के अनुरूप। अब ये वृक्कीय देहली मान क्या होता है? रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू या वृक्कीय देहली मान का मतलब है कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में पुनरावशोषित हो रहा है। फिर से सुनिए,
कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा के अंदर पुनरावशोषित हो रहा है, उसके आधार पर उस मान को कहा जाता है वृक्कीय देहली मान। और इसके आधार पर पदार्थों को कुछ बुक्स में 3 भागों में बांट सकते हैं, अपने 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके आधार पर यानी वृक्कीय देहली मान के आधार पर हम 4 प्रकार के पदार्थ पढ़ सकते हैं। सबसे पहला उच्च देहली मान, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो हाई होगी, उच्च होगी। उच्च देहली मान का मतलब ये है कि ये पदार्थ लगभग पूर्णतया क्या हो जाते हैं, पुनरावशोषित हो जाते हैं। इनका पुनरावशोषण जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पुनरावशोषण जो है वो पूर्णतया हो जाते हैं। ये देखिए कैसे, जैसे यहां से छन के आए वो पदार्थ, आवश्यक पदार्थ, और पीसीटी में से गए, लूप ऑफ हेनले में से गए, डीसीटी में से गए और संग्रह नलिका में से गए। जब संग्रह नलिका से आगे ये यूरेटर के थ्रू होते हुए मूत्राशय तक पहुंचेंगे, तब आपको मूत्राशय में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यानी जो यूरिन बन गया वास्तव में, उसमें ये नहीं मिलेंगे। इनका कंप्लीटली क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया। उन पदार्थों को कहा जाता है उच्च देहली मान वाले, जिसमें जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और विटामिन, ये पदार्थ जो हैं ये कहलाते हैं उच्च देहली मान वाले। लेकिन वास्तव में ये बात ये है कि इनकी भी एक निश्चित सीमा होती है। अपने ये बात कर रहे हैं कि कंप्लीटली इनका रीएब्जॉर्ब हो गया ये, लेकिन इनकी भी वास्तव में एक सीमा है। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं आपको। जैसे ग्लूकोज है, इसका मान जो है वो 180 mg होना चाहिए 100 ml रक्त के अंदर। 180 mg होता है 100 ml रक्त के अंदर। लेकिन अगर व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, जैसे डायबिटीज मेलिटस जो है, जिसमें व्यक्ति मधुमेह बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में, अगर व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू रक्त के अंदर क्या होगी, बढ़ेगी। रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ये 180 mg से ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका पुनरावशोषण जो है वो इस सीमा से भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है बात। तो इनकी भी एक निश्चित लिमिट होती है, वैल्यू होती है। लेकिन अपने को यहाँ सिर्फ आपको ये याद रखना है कि उच्च देहली मान का मतलब है कि वे पदार्थ जो लगभग मतलब कंप्लीटली पूर्णतया पुनरावशोषित हो जाते हैं, वे उच्च देहली मान वाले, उनकी यानी कि वृक्कीय देहली का मान क्या होता है, उच्च होता है। सेकंड जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो इसमें आप लिख सकते हो परिवर्तनशील देहली मान। परिवर्तनशील देहली मान का मतलब ये है बच्चों कि इनकी वैल्यू मानव शरीर की आवश्यकता के अनुसार चेंज होती रहती है, कि मानव की शरीर को कितनी आवश्यकता है इनकी, उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। उन पदार्थों को कहते हैं परिवर्तनशील देहली मान वाले पदार्थ, जिसमें एक तो आएगा जल और दूसरे नंबर पर आ सकते हैं खनिज लवण। ये परिवर्तनशील देहली वाले पदार्थ हैं, क्योंकि जल जो है अगर ज़्यादा मात्रा में इंटेक किया जाएगा बॉडी के अंदर तो फिर यूरिन के थ्रू ज़्यादा मात्रा में उसको क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर पास आउट किया जाएगा। अगर कम वाटर ले रहे हैं अपने तो फिर यूरिन भी क्या है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तीसरे नंबर पर 2 हो गए उच्च देहली पदार्थ, परिवर्तनशील देहली मान वाले पदार्थ। थर्ड नंबर पर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, तीसरे नंबर पर आते हैं निम्न देहली मान। निम्न देहली मान वाले पदार्थ वो होंगे जिनका बहुत ही कम मात्रा में पुनरावशोषण किया जाएगा। ठीक है। और इसमें याद रखना ये निम्न देहली वालों में आएगा यूरिया। यूरिया निम्न देहली वालों में आता है क्योंकि यूरिया का भी पुनरावशोषण किया जाता है। हालांकि यूरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक थी, जिसको शरीर से बाहर निकालना है, लेकिन इस यूरिया का ये वाला जो भाग है, संग्रह नलिका का जो भाग है, यहां से कुछ मात्रा में यूरिया का इस मेड्यूला, क्योंकि ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स है जिसमें आपको ये मेलपीगी काय, पीसीटी और डीसीटी दिख रही हैं। ये वाला भाग जो है, ये रेड लाइन के नीचे वाला भाग जो है, ये मेड्यूला है जिसमें लूप ऑफ हेनले और संग्रह नलिका दिख रही है। तो मेड्यूलरी ऊतक में जो द्रव होता है, मेड्यूला भाग के अंदर जो द्रव होता है, उसकी प्रासरणता को बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा में यहां से यूरिया का क्या किया जाता है, पुनरावशोषण किया जाता है। तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है निम्न देहली मान वाले पदार्थ। और फोर्थ नंबर पर होते हैं अदेहली पदार्थ।
तो ये नाम से ही पता लग रहा होगा, जिनका बिल्कुल भी मात्रा के अंदर पुनरावशोषण नहीं किया जाता। और इसमें आएंगे लाइक यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन आदि। ये पदार्थ जो है ये कैसे होते हैं? अदेहली पदार्थ होते हैं। फिर से सुनिए, वृक्कीय देहलीमान क्या है? वृक्कीय देहलीमान का मतलब है कि पुनरावशोषण की मात्रा कितनी है, कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में पुनरावशोषित हो रहा है। इसके आधार पर पदार्थ जो 4 प्रकार के हैं, उच्च देहलीमान वाले जो कंप्लीटली पुनरावशोषित होते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन। परिवर्तनशील, जिनकी जो अवशोषित होने, पुनरावशोषित होने की मात्रा है वो चेंज होती रहती है शरीर के अकॉर्डिंग, जैसे जल, खनिज लवण। निम्न देहलीमान वाले जो बहुत ही कम मात्रा में पुनरावशोषित होते हैं, लाइक यूरिया। अदेहली यानी जिनका पुनरावशोषण होता ही नहीं है बिल्कुल, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि। ये पदार्थ जो है वो अदेहली पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर इनका पुनरावशोषण किया जाएगा। अब देखिए आगे, सबसे पहले पुनरावशोषण में बात करें तो इसका जो पहला भाग है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। इसमें किस किस चीज़ों का पुनरावशोषण किया जाएगा? तो जब मैंने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कराई थी बच्चों आपको, तो मैंने आपको बताया था कि पीसीटी जो है, एक तो इसमें अंदर इसके सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबरिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, वो पीसीटी में अन्य जो संरचनाएं हैं, लूप ऑफ फेनले, डीसीटी वगैरह, इनके कंपैरिजन में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो पीसीटी में ही सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है। टोटल जितना फिल्ट्रेट क्षमता है यहाँ पर, उसमें से मैंने आपको बताया कि 99% भाग जो है वो वापिस पुनरावशोषित होना है, और उस 99 में से 65 से 80% भाग फिल्ट्रेट में से इसी पीसीटी वाले भाग से ही क्या कर लिया जाता है? पुनरावशोषित कर लिया जाता है। तो सबसे पहले पीसीटी में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक पुनरावशोषण जो है वो कौन से भाग में होता है? पीसीटी वाले भाग में होता है। यहाँ पर जो पुनरावशोषण होगा वो देखिए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और विटामिन। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये 100% पुनरावशोषित हो जाते हैं। यानी जितनी भी मात्रा फिल्ट्रेट के अंदर होती है उनको कंप्लीटली यहाँ से क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है वापस ब्लड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो है वो इसके चारों रक्त केशिकाओं का जाल बनाएगी और वहाँ से इसको रक्त में क्या कर लिया जाएगा? खींच लिया जाएगा। अब रक्त में जो ये निकाले गए पदार्थ, ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, इनको तो निकाला जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन का मतलब वो होता है, सक्रिय का मतलब होता है जहां एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, और इसको एटीपी जो जरूरत होगी वो देने का काम कौन करेंगे? यहां पर पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, उनकी मदद से ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जो हैं ये क्या किए जाएंगे? पुनरावशोषित किए जाएंगे। बाकी जो पदार्थ हैं जितने भी, वो निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा पहुंचेंगे। कौन कौन से? यहां से सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, इनका क्या किया जाएगा? पुनरावशोषण किया जाएगा। ये निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होगा। साथ ही साथ क्लोराइड आयन, कुछ हार्मोन्स, इनका भी क्या किया जाएगा? पुनरावशोषण किया जाएगा। तो पीसीटी वाले भाग में सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन यहाँ पर कंप्लीटली पुनरावशोषित हो जाते हैं। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये लगभग, कैल्शियम और इसकी बात करें पोटेशियम की, तो ये लगभग 75% जो है वो पुनरावशोषित हो जाते हैं। सोडियम जो है वो लगभग 70% पुनरावशोषण यहाँ पर इसका हो जाता है। वाटर की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पर लगभग 60 से 70% वाटर जो है वो क्या हो जाता है? पुनरावशोषण हो जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक जल का, सर्वाधिक वैसे पूछे पुनरावशोषण किस भाग में होता है, तो कौन से भाग में हो रहा है? पीसीटी वाले भाग में होता है। ठीक है, तो ये तो था पीसीटी। अब यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से आप डायग्राम में भी लिख सकते हो। ग्लूकोज,
अमाइनो एसिड, विटामिन, हॉर्मोन्स, ये बाहर की ओर लगाने एरो आपको, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे पदार्थ यहाँ से क्या हो रहे हैं, पुनरावशोषण हो रहे हैं। अब जैसे ही ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है यहाँ से होता हुआ, इसमें से 65 से 80% भाग जो है वो तो यहीं पर पुनरावशोषित कर लिया गया। अब ये पहुंचेगा किसके अंदर, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले जो है इसमें दो भुजाएं हैं, एक इसकी है अवरोही भुजा और दूसरी जो इधर वाली ये है इसको बोलते हैं आरोही भुजा। आरोही भुजा भी खास बात यह है कि आरोही भुजा प्रारंभिक भाग में तो संकरी होती है, जबकि ऊपर वाली जो पार्ट है इसका उसमें व्यास जो है वो थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर अपने बात करें सबसे पहले अवरोही भुजा की, तो ये पीसीटी वाला समझ आ गया आपको, तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे पीसीटी से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो पहुंचा हेनले के लूप में, हेनले के लूप में भी कौन सी भुजा में पहुंचा, अवरोही भुजा में पहुंचा। सबसे पहले तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जा रहा है, ग्लोमेरुलर निस्यंद जा रहा है, इसकी प्रासरणता को लेकर अपने को पता होना चाहिए। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो प्रासरणता के आधार पर 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से, ये समप्रासरी हो सकता है, ये हो सकता है अल्प प्रासरी, और ये हो सकता है अति प्रासरी। इनका आपको मतलब समझ आया होगा अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी जब मैंने करवाई थी तो अच्छे से अगर पढ़ा हो कि समप्रासरी विलयन कौन सा होता है, अल्प प्रासरी कौन सा होता है, अति प्रासरी। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, समप्रासरी का मतलब ये है कि जो ना तो सांद्र हो और ना ही तनु हो, ना तो सांद्र हो और ना ही क्या हो, तनु हो, उसको समप्रासरी बोलते हैं। सिंपल जब आपको यहां समझने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अल्प प्रासरी का मतलब यह है कि जिसमें पानी की, जल की मात्रा उसमें घुले हुए विलयों के अकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा हो, वो विलयन क्या कहलाएगा, अल्प प्रासरी कहलाएगा। और अति प्रासरी विलयन का यहां मतलब क्या है, जिसकी सांद्रता ज्यादा हो। सांद्रता ज्यादा कब होगी, जब विलय ज्यादा घुले होंगे, किसके कंपैरिजन में, जल के कंपैरिजन में, तो वो विलयन कैसा होगा, अति प्रासरी होगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं ये आगे। जैसे ही हेनले के लूप की अवरोही भुजा में, क्योंकि बच्चों ये वाली जो पीसीटी थी यहां जल का भी बहुत पुनरावशोषण हुआ और यहां पर ये जो पदार्थ इसमें घुले हुए थे निस्यंद में उनका भी बहुत ज्यादा पुनरावशोषण हुआ। तो जब दोनों का ही अधिक मात्रा में पुनरावशोषण हुआ तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की प्रासरणता है अवरोही भुजा में आते हुए, ये होता है इस समय समप्रासरी। अपनी सांद्रता के अनुसार ये कैसा विलयन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो है इस लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा में आते ये कैसा होता है, समप्रासरी होता है। यहां पर इसकी प्रासरणता चेंज होगी, वो देखिए कैसे। हेनले के लूप की अवरोही भुजा जो है इसकी खास बात यह है कि ये जल के अणुओं के लिए, जल के लिए तो पारगम्य है, यानी जल तो इसमें से बाहर आ सकता है, लेकिन ये आयनों के लिए पारगम्य है, यानी सोडियम क्लोराइड जो आयन है उनके लिए कैसी होती है, अपारगम्य होती, उनको अपने में से बाहर नहीं आने देती। जब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से सिर्फ जल बाहर आएगा, आयंस बाहर नहीं आएंगे, तो यहां पर जो इसकी प्रासरणता है विलयन की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, वो समप्रासरी से कैसा हो जाएगा, अति प्रासरी हो जाएगा, यानी उसकी सांद्रता जो है वो जल के बाहर आने के कारण क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये अवरोही भुजा से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो प्रवेश करेगा किसके अंदर, आरोही भुजा के अंदर। और आरोही भुजा के 2 भाग हैं, ये वाला संकरा भाग है और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा चौड़ा भाग है। तो इसको 2 भागों में लिखें, तो एक तो इसका संकरा भाग और दूसरा इसका कैसा भाग है, ये चौड़ा भाग है। ठीक है, आरोही भुजा की खास बात ये है, इसके अपोजिट है इसका काम, यानी ये जल के लिए तो क्या है बच्चों, पारगम्य है, सॉरी अपारगम्य है, जबकि आयनों के लिए पारगम्य है। तो जैसे ही सबसे पहले संकरे वाले भाग में पहुंचा फिल्ट्रेट, तो यहां से निकलेंगे सोडियम क्लोराइड आयंस। ये सोडियम क्लोराइड आयंस निकलेंगे, जल नहीं निकलेगा। जब सिर्फ आयंस निकलेंगे
तो अति प्रासरी से वापिस जो संकरे भाग में वो कैसा हो जाएगा विलयन, समप्रासरी हो जाएगा। पहली बात, सिर्फ क्या निकले, सोडियम और क्लोराइड आयन निकले, जल नहीं निकला। अब ये संकरे भाग से जाएगा चौड़े भाग में हेनले लूप की आरोही भुजा के, वहां भी क्या निकलेंगे, सोडियम क्लोराइड आयंस निकलेंगे, जल नहीं निकलेगा। जैसे ही सोडियम क्लोराइड आयंस निकलेंगे तो ये समप्रासरी से कैसा हो जाएगा, अल्प प्रासरी हो जाएगा। तो ये दोनों को अलग अलग बताने का मतलब ये था। आपसे कल को ये पूछ ले कि आरोही भुजा का जो संकरा भाग है, निकल तो दोनों जगह क्या रहे हैं, आयन से निकल रहे हैं, जल तो निकल नहीं रहा, लेकिन प्रासरणता का फर्क होता है। जो नीचे वाला संकरा भाग है वहां विलयन कैसा होता है, समप्रासरी। ऊपर वाला जो चौड़ा भाग होता है वहां विलयन की जो प्रासरणता है वो कैसी होती है, वो अल्प प्रासरी होता है। अब ये अल्प प्रासरी कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो प्रवेश करेगा किसके अंदर, डीसीटी के अंदर, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। और डीसीटी में मैंने आपको बताया था बच्चों कि डीसीटी में जो पुनरावशोषण है, खास करके जल का जो पुनरावशोषण है डीसीटी में, सबसे पहले अपने लिख लेते हैं, ये कैसा पहुंचा है, अल्प प्रासरी पहुंचा है। ठीक है, डीसीटी में जो पुनरावशोषण है जल का खास करके, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, एडीएच करता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये हार्मोनों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपने। और ये कंट्रोल करता है हमारे यूरिन के अंदर जल की मात्रा को। तो यूरिन के अंदर जल की मात्रा को कंट्रोल जो है वो यहाँ पर जल के पुनरावशोषण द्वारा किया जाता है। कितनी मात्रा में जल का पुनरावशोषण यहाँ से होना चाहिए वो काम करवाता है यहाँ आकर एडीएच या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब देखिए डीसीटी में क्या होगा, डीसीटी में एक तो एडीएच के कारण जल का पुनरावशोषण होगा, सबसे पहली बात। तो सेकंड बात, यहाँ आयंस जो है उनका भी पुनरावशोषण होगा। जैसे बहुत ही थोड़ी मात्रा के अंदर सोडियम आयंस का, खास करके पोटेशियम आयन जो बचे हुए रह गए इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उनको यहाँ से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, उनका पुनरावशोषण किया जाएगा। जल का ज़्यादा पुनरावशोषण हो रहा है आयंस के कंपैरिजन में, तो ये जो अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, जल ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो ये अल्प प्रासरी से वापिस कैसा हो जाएगा विलयन, यहाँ पर समप्रासरी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब जल बाहर निकालोगे तो आपको इधर चलना है, अल्प से सम, सम से अति। जब जल कम निकल रहा है, आयंस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उल्टा आना है, अति से सम, सम से अल्पप्रासरी। ठीक है, तो यहाँ विलयन कैसा हो जाएगा, समप्रासरी हो जाएगा। अब डीसीटी से ये पहुंचेगा किसके अंदर, संग्रह नलिका में। जैसे ये संग्रह नलिका में पहुंचा तो इसका जो संग्रह नलिका का प्रारंभिक भाग है, इनिशियल पार्ट है, वहां पर तो पुनरावशोषण किया जाएगा जल का, सिर्फ और सिर्फ किसका, जल का, जो थोड़ा बहुत अमाउंट जल की है उसका पुनरावशोषण किया जाएगा। और मैंने आपको बताया जब जल निकलता है तो ये समप्रासरी से वापिस कैसा हो जाएगा, अतिप्रासरी हो जाएगा। संग्रह नलिका के प्रारंभिक भाग में क्या हो जाएगा, ये अतिप्रासरी। और इसी कंडीशन में ही ये होता है क्या, यूरिन या मूत्र। और बहुत ही कुछ मात्रा में इस संग्रह नलिका का जो अगला भाग है, जो पूर्ण कंप्लीटली किसी कौन से भाग में है, मेड्यूला पार्ट में है वृक्क के, उस भाग में बहुत ही थोड़ी मात्रा में पुनरावशोषण किया जाता है किसका, यूरिया का। और मैंने आपको बताया था आज ही जब अपने निम्न देहली पदार्थ पढ़ रहे थे कि यूरिया का पुनरावशोषण बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, इसलिए उसको निम्न देहली पदार्थों में शामिल किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो ये था संग्रह नलिका के प्रारंभिक भाग में तो जल का पुनरावशोषण होगा, और नीचे का पार्ट जो है, मेड्यूलरी पार्ट जो है, उसमें पुनरावशोषण किया जाएगा बहुत ही थोड़ी मात्रा में किसका, यूरिया का। और ये आगे यूरिन जो है, बाकी बचा हुआ भाग जो है वो डक्ट ऑफ बेलेनाई, पेल्विस भाग से मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय के अंदर चला जाएगा, जिसको समय समय पर शरीर से बाहर उत्सर्जित या सिक्रिएट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे खास बात प्यारे बच्चों, पुनरावशोषण हो चुका है कंप्लीटली। यहाँ से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया था उसमें से जो जो जरूरी पदार्थ थे उन सभी पदार्थों को क्या कर चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं। इन सभी भागों में कौन से भाग से क्या क्या पदार्थ बाहर निकले ये याद रखना है एक तो आपको। सेकंड थिंग, जो विलयन है यानी फिल्ट्रेट जो है अंदर जा रहा है उसकी प्रासरणता कहाँ पर कैसे कैसे होती है। जैसे यहाँ आया तो समप्रासरी था, आगे प्रासरणता चेंज हो गई, फिर यहाँ चेंज हुई, यहाँ चेंज हुई, यहाँ चेंज हुई, और अंत में अति प्रासरी जो है वो
चला जाता है किसके अंदर, फिल्ट्रेट हमारे मूत्राशय के अंदर स्टोर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आपको चयनात्मक पुनरावशोषण के बारे में। अब अपने बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसको कहते हैं सिक्रेशन या स्त्रावन। तो स्त्रावन की परिभाषा तो मैंने शुरू में बता ही दी थी आपको कि अनावश्यक पदार्थों का सीधे नेफ्रॉन में डालना, यानी कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी में डालना, ये क्या कहलाता है, स्त्रवण कहलाता है। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर जो ये एम्फीबियंस वगैरह होता है उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है प्रक्रिया, नलिके या स्त्रवण बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं उसको। अपने अंदर तो ह्यूमन के अंदर तो क्या है, ये वाला जो पार्ट है पीसीटी, एक तो यहाँ पर सिक्रेशन किया जाएगा कौन कौन से पदार्थों का, पीसीटी में तो जो सीधे ही पदार्थ इसके अंदर डाले जाएंगे, अगर कोई औषधि वगैरह है जो शरीर से बाहर निकालना है, जिसका पार्ट कुछ रंगा पदार्थ जो हैं, पिगमेंट वगैरह जो हैं, यूरोक्रोम वगैरह, उनको यहीं पर ही डाल दिया जाता है। अगर ब्लड में यूरिक अम्ल ज़्यादा है अभी भी, तो उसको भी यहाँ से इसमें डाला जा सकता है। हिप्यूरिक अम्ल, इसको भी सीधे नलिकीय स्त्रावण के द्वारा पीसीटी के अंदर डाला जा सकता है। तो इन पदार्थों को जब आप ये डायग्राम बनाओगे, यहाँ तो एरो बाहर की ओर निकाला है, तो इन पदार्थों को लिखकर एरो आपको क्या करना है, इसे अंदर की ओर लगा देना है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ये लूप ऑफ हेनले की जो आरोही भुजा है, ये वाली, यहाँ से सिक्रेशन किया जाता है यूरिया का, यानी कि हेनले के लूप की कौन सी भुजा, आरोही भुजा, और आरोही भुजा का संकरा भाग जो है, यहाँ से यूरिया को सीधा किसमें, अगर अतिरिक्त मात्रा में ब्लड में यूरिया है, यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं हुई तो उसको सीधे नलिका के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ आयंस जो हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह आयंस जो हैं, उनका भी यहाँ पर क्या किया जाता है, इस डीसीटी वाले भाग में नलिकीय स्त्रावण किया जाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नलिकीय स्त्रावण की प्रक्रिया कम होती है, एम्फीबियंस वगैरह जो हैं उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। तो ये कहलाते हैं तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं, और बाकी जो जितना इधर आगे जो निकालना था निकाल दिया, जो वापस डालना था डाल दिया, और बाकी जो इस संग्रह नलिका में आ गया और यहाँ से होता हुआ जो यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय में चला गया, वो यूरिन होता है, जिसको समय समय पर शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो ये थी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई बात अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों,